हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी विद दीपक में। और दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो। और ये आपके अपने चैनल पर बायोलॉजी की पहली वीडियो होने वाली है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइव प्रोसेसेस, जिसको हम जैव प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। उस यूनिट का पहला चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण इस चैप्टर का नाम है। तो हम सबसे पहले समझ लेने की कोशिश करते हैं या समझ लेते हैं कि पाचन होता क्या है। तो पाचन की जब हम बात करते हैं तो पाचन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की? तोड़ने की। किसको? जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स को। जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, उनको किस में तोड़ेंगे? हम सिंपल में तोड़ेंगे। सिंपल एब्जॉर्बेबल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स और जटिल कार्बनिक और यौगिक क्या होते हैं। आप फूड में कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो बायोलॉजी की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, वो या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, या फैट होगा, या आपके न्यूक्लिक एसिड होंगे। ये आपके क्या है? ये आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हम तोड़ने वाले हैं एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस से हमें क्या मिलने वाले हैं? सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म मिलेगी। तो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म क्या है? अगर हम बात करें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की, तो उसको तोड़ेंगे तो हमें सिंपल फॉर्म क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो जब हम प्रोटीन को तोड़ेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पाचन। और उसको तोड़ेंगे तो हमें सिंपल क्या मिलने वाला है? अमाइनो एसिड्स मिलने वाले हैं। इसी प्रकार जब हम फैट को तोड़ेंगे तो हमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम और भी चीजें देखेंगे। तो ये हो गया हमारी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमने देखी, बात की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, किसमें? स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन। इन केस ऑफ स्पेशली ह्यूमन की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने डाइजेशन को ओरल कैविटी से। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कैविटी वर्ड। कैविटी वर्ड अगर कहीं भी हो, कहीं भी कैविटी वर्ड लगा है, तो बायोलॉजी में कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, स्पेस या गुहा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और उसके आगे लगा है ओरल। ओरल मतलब माउथ। ओरल मतलब माउथ। आपने सुना भी होगा, डेंटिस्ट का ऐड आता है, कोलगेट का ऐड जब आता है, तो उसमें भी वो उस ऐड में भी ओरल टर्म यूज करते हैं। तो ओरल कैविटी यानी कि ऐसी कैविटी, यानी कि ऐसी जगह या स्पेस जो कहाँ है? मुंह के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ओरल कैविटी में आपको टीथ देखने को मिलेंगे, टंग देखने को मिलेगी। टीथ क्या काम करेंगे? टंग क्या काम करेगी? टीथ यानी कि दांत हमारे क्या काम करेंगे, और जीभ हमारी क्या काम करेगी, वो किस प्रकार से काम हेल्प करेंगे हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको देखने वाले हैं। अगर हम स्पेशली बात करें टीथ की, दांतों की, तो दांत जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें जीभ की, जीभ जो सलाइवा और लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, उसका रोल को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारी जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में टीथ है और आपकी टंग देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें टीथ की, टीथ जो दांत है उनकी अगर हम बात करें, तो दांत जो है वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ उपस्थित है, कहाँ पाए जाते हैं? तो हम सबसे पहले हमने देखा कहाँ? ओरल कैविटी। ओरल मतलब माउथ, कैविटी मतलब खाली जगह। माउथ के अंदर जो खाली जगह है, वहाँ हमारे क्या है? टीथ का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो टीथ कितने कितने, क्या विशेषता है, किस प्रकार की टीथ हमारी ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में पाए जाते हैं? तो हम बात कर रहे हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब ये क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब है कि हमारे जो टीथ है, हमारे जो दांत है, हमारी जो ओरल कैविटी है, मुख गुहा है, उसकी उसमें जो है उसमें क्या है? धसे हुए हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। इसके बाद दूसरा टर्म है या विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीथ या दांतों की है, वो हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है हमारी ओरल कैविटी में, हमारी मुख गुहा में हमारे जो दांत है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारी जो ओरल कैविटी में है, उसमें जो दांत है वो इंसीजर भी आपको देखने को मिलेंगे, कैनाइन मिलेंगे, प्रीमोलर मिलेंगे, और
इसके साथ-साथ आपको मूलर भी देखने को मिलेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो आपको चवर्णक, अग्रचवर्णक, कृंतक, रत्नक ऐसे दाँत आपको देखने को मिलेंगे। उनका डिफरेंट क्या है, काम है। कोई काटने का काम करेगा, कोई भोजन को फाड़ने का काम करेगा, कोई चबाने का काम करेगा। हम लेटर ऑन स्टेजेस में इनको देखेंगे। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म जो आता है डाइफेडोंट। डाइफेडोंट का मतलब होता है हमारी जो ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा है, उसमें जो दाँत हैं वो ह्यूमन की हमारी पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार, 2 बार आते हैं। एक बार जो जब फर्स्ट टाइम आते हैं उनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, और एक जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं, इसीलिए 2 बार आने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइफेडोंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे, उसको हम एक फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला अगर हम बात करें एडल्ट के केस में, तो वो फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है इंसीजर, इंसीजर मतलब कृंतक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर और मूलक। इन चारों को अगर हम लिखें अपर अपर जॉ और लोअर जॉ की, तो उसमें हमें क्या कितनी नंबर देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 2 1 2 3। ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे 2 1 2 3। और जब हम काउंट करेंगे 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 और 8 16, और 16 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मीन्स अपर जॉ और लोअर जॉ, तो हमें एडल्ट के केस में कितने दांत देखने को मिलेंगे, 32। और अगर हम बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड में हमें नंबर ऑफ टीथ जो है देखने को मिलते हैं वो 20 हैं। 20 क्यों है, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102, और क्योंकि उनमें एब्सेंट होता है प्रीमोलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विजडम टीथ जो होता है वो, विजडम टीथ जिसे अकल की दाढ़ भी कहते हैं, वो 20 साल के बाद की उम्र के बाद आपकी देखने को मिलता है, जिसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। और उसका कौन सा टीथ है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो वो मूलर होता है, वो भी मूलर में भी कौन सा, थर्ड मूलर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, आपको पता हो या ना हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। हमारी ओरल कैविटी जो है आगे चल के 2 पाइप्स में खुलती है। 2 पाइप्स, एक पाइप्स जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और एक पाइप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम आपकी, जो जिसमें से आपकी क्या ब्रीदिंग या सांस जिसमें से जाती है। ठीक है, तो एक चीज वो हो गई। इसके बाद ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, इसमें से आपका फूड भी जाएगा और रेस्पिरेशन यानी कि आपकी जो गैसेस हैं वो भी जाएंगे श्वसन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो फेरिंग्स आपको इतना याद रखना है कि ये डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन पास की तरह काम करता है, दोनों के लिए कॉमन जो जंक्शन है उसकी तरह काम करता है। इसके बाद आगे देखते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे जो ओरल कैविटी है, इसके बाद फेरिंग्स है, और फेरिंग्स से हमारे पास 2 पाइप स्टार्ट होते हैं, और 2 पाइप में से एक पाइप हमारा ओसोफेगस है। ओसोफेगस जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और फूड पाइप हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए इसमें हम देखने वाले हैं क्योंकि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें वो जो सेंट्रल थीम है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, और वो सेंट्रल थीम ये है कि हमारे पास कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, उनको हमें तोड़ना है किसमें, सिंपल में। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं कैसे क्या हुआ। तो ओसोफेगस फूड पाइप है, इसमें से क्या जा रहा है, भोजन जा रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, माउथ ओरल कैविटी में फूड आया, फूड ओरल कैविटी में आया तो क्या हुआ, वहां अपने पास क्या प्रेजेंट प्रेजेंट थे, टीथ, दांत प्रेजेंट थे। उन्होंने क्या किया, भोजन को चबाया, पीसा। इसके बाद वहां क्या प्रेजेंट थी, लंग, उसके बाद क्या प्रेजेंट थी, लार, लार यानी कि सलाइवा। सलाइवा में भी क्या हुआ, लुब्रिकेटिंग करने का काम किसने किया, जीभ ने किया। इसके बाद ओसोफेगस के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम बात करते हैं पेरिस्टालसिस। ओसोफेगस में जो हमारा फूड है वो कैसे मूव करता है, वो वेव, कृमाणु कुंचन जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो कैसे मूव करता है। तो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, वेरियस वेरियस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है पेरिस्टालसिस। तो ये टर्म याद रखेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि किरमाणुकुंचन गति। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टोमक की बात करते हैं। सबसे पहले फूड क्या हुआ, फूड ओरल कैविटी में आया, वहाँ टीथ का हमने रोल देखा। उसके बाद हमने लंग, लार, सॉरी बार बार मैं लंग कह देता हूँ, लार का इन्वॉल्वमेंट देखा, लार में कैसे लुब्रिकेशन का काम किया। उसके बाद
एक कॉमन पैसेज देखा जिसको हमने फेरेंक्स फेरेंक्स बोला, और फेरेंक्स के बाद हमारे पास 2 पाइप थे। एक पाइप हमने देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन वाले में। इससे पहले हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए हम कौन से पाइप की बात करेंगे, फूड पाइप की बात करेंगे, जिसको हम ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। और ओसोफेगस जो है आगे चल के एक थैलीनुमा संरचना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टोमक बोलते हैं, या इसी को हम पेट भी कहते हैं जनरल भाषा में। और ये इसका अगर आकार की बात करें तो एक जी शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। हम देखेंगे मिडिल पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे कि ओसोफेगस जो है आगे चल के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको हम स्टोमक कहते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे, एक बस ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो कुछ डाइजेशन आपका स्टमक में भी होगा। फिर उसके बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है उसमें हम देखेंगे क्या होती है, कितनी डायमीटर होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। 3 पार्ट इसके भी होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, मध्यांश, छिद्रांत और शेषांत। अगर हम देखेंगे इसके बाद ड्यूडेनम की बात करेंगे, ड्यूडेनम में किसका पाचन होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें भी देखेंगे। ये जेजुनम जो मिडिल पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का, वो ज्यादा क्वाइल्ड है, बड़ा है, वो भी देखेंगे हम कैसे वहाँ क्या हो रहा है, किसका पाचन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन आपका छोटी आंत का जो थर्ड पार्ट है जिसको इलियम बोल रहे हैं, वहाँ एब्जॉर्प्शन देखेंगे कैसे हो रहा है, क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम इस वीडियो में पहली वीडियो है, हम क्या देखने वाले हैं, हम सिर्फ इतना देखने वाले हैं, एक ओवरव्यू कहाँ क्या हो रहा है वो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद इलियम के बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट हैं, क्या है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, इसके बाद सीकम, कोलन और रेक्टम का हम फंक्शन देखेंगे पर्टिकुलरली इसके साथ साथ। और विलाई का क्या फंक्शन है, बिलाई की बात, बिलाई जो है वो क्या काम करते हैं उसको देख लेते हैं। बिलाई जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम इनको डिटेलिंग में देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वो चीज़ें भी देखेंगे। लेंथ वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। कौन कौन सी ग्लैंड, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ग्लैंड्स का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कोई लिक्विड बनेगा, रस बनेगा, और वो क्या होगा, रिलीज किया जाएगा, किसकी वजह से, किसके द्वारा, एक पाइप के द्वारा। यही डिफरेंस होता है हार्मोन और एंजाइम में। एक पाइप के द्वारा अगर कोई जो सिक्रीशन बना है वो एक पाइप के द्वारा जो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन्स हैं, जहां तक कार्यकारी अंग है उस तक पहुंचाया जाएगा, किसके द्वारा, एक डक्ट के द्वारा, एक पाइप के द्वारा। जैसे हम बात करें सलाइवा के केस में, तो सलाइवा में हमारे पास 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और जो उनका सीक्रेशन है, उन ग्रंथियों से जो सीक्रेशन बनेगा, जो कुछ पदार्थ बनेगा, वो एक पाइप, एक डक्ट के द्वारा जो कार्यकारी इफेक्टिव ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, वो जो डक्ट के द्वारा है, जो पाइप के द्वारा है, उन्हें हम एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। और जो हार्मोन होते हैं मेनली, वो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन या कार्यकारी प्रभावी अंग तक डायरेक्टली यूज रिलीज किए जाते हैं बाय ब्लड। ठीक है, हम मेजर डिफरेंसेस देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम सलाइवरी की बात करेंगे, पेनक्रियाज भी, और देखेंगे लीवर और गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन सब के बारे में भी डिस्कस में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम जनरली ऐसा होता है कि एंजाइम में जो वर्ड है ASE वो लगा होता है। अगर हम बात करें कहीं भी प्रोटीन के पास के से रिलेटेड कोई एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या लगा रहेगा, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस, लाइपेज जो एंजाइम है जनरली वो किससे एसोसिएटेड है, वो फैट यानी कि वसा के डाइजेशन से रिलेटेड है। एमाइलेज जो एंजाइम है वो जनरली एसोसिएटेड होता है किसके साथ, वो एसोसिएटेड होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के साथ। हम और भी चीजें देखेंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज भी देखेंगे, बट सलाइवा की हमने बात की। अभी मैं बता रहा था कि ये देखो 3 जोड़ी आपके पास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां हैं, और इनका जो सीक्रेशन होगा वो एक डक्ट के द्वारा रिलीज किया जाएगा, और जिस वजह से ये जो है काफी अलग हो जाती हैं किससे, हार्मोन से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लीवर की। लीवर भी आपकी क्या है, किसको बनाती है, बाइल जूस को बनाती है। बाइल क्या काम करता है, बाइल जूस जो है वो हमारी जो फैट है, फैट के डाइजेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल
रोल प्ले करता है कैसे? जो हमारी फैट है उसका डायरेक्ट जो है डाइजेशन यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी एमल्सिफिकेशन का की ज़रूरत होती है। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है उसके पहले हमें फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको एमल्सिफाइड करना होगा। अनटिल एंड अनलेस वो एमल्सिफाइड नहीं होंगे, उनका डाइजेशन होना काफ़ी मुश्किल है। तो उसके डाइजेशन में फैट के डाइजेशन में लीवर जो है बाइल को रिलीज़ करके और जो जाके स्टोर होगा कहाँ पर? कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर? पित्ताशय में। तो वहाँ जाके स्टोर होगा और फिर वो जाके रिलीज़ किया जाएगा और वो हम देखेंगे कैसे कहाँ मिल रहा है। बट इम्पोर्टेंट ये है एमल्सिफिकेशन के लिए बाइल की इम्पोर्टेंस है। और जो हमारा बाइल है वो कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है, ठीक है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है, हम देखेंगे। गॉल ब्लैडर की बात करें, गॉल ब्लैडर जो है ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम देख लेते हैं। लीवर लीवर से देखो ये राइट और लेफ्ट लीवर की 2 डक्ट आती हैं और वो एक डक्ट जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। डक्ट यानी कि आप एक समझ लीजिए पाइप, हमने अभी आपको बताया ही था। और एक कॉमन डक्ट बनती है, दोनों मिला के एक कॉमन कॉमन पाइप बनता है और वो जाके आपको आगे चल के क्या लेके जाता है? वो आपको बाइल लेके जाता है। और बाइल किसका काम करेगा? वो एमल्सिफिकेशन या डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि वसा के पाचन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गॉल ब्लैडर, ये हम जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर है वो। देखो ये है आपका गॉल ब्लैडर और ये आपकी लेफ्ट और राइट आपकी जो हेपेटिक जो टर्म है वो बायोलॉजिकल टर्म है किसका? लीवर का। और उससे जो दो डक्ट आ रही हैं, लीवर से आ रही हैं, जिसको हम हेपेटा कहते हैं किसमें? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। और एक गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय है और पित्ताशय की एक जो ग्लैंड आ रही है और ये तीनों मिलके एक कॉमन पाइप बनाती हैं। एक कॉमन पाइप यानी कि एक पाइप बनाती हैं। और इसमें से कौन आ रहा होगा? इसमें से आपका बाइल आ रहा है, बाइल जूस, पित्तरस। और वो जाके आपके किसके डाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? वो आपके वसा यानी कि फैट के डाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाज़। पैनक्रियाज़ आपकी कैसी है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? या तो आपकी ग्लैंड जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं मेनली। अगर हेट्रोक्राइन की अगर हमें समझना है तो कैसे? एक आपकी एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो उनका जो सीक्रेशन है जो बना है वो कैसे जाएगा? वो एक पाइप के थ्रू जाएगा। अभी मैंने बताया ना, जो पाइप के थ्रू क्या किया जाएगा? रिलीज़ किया जाएगा। और दूसरी ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उनका क्या है? उनका जो सीक्रेशन है, जो बना है, जो उनका पदार्थ बना है, जो लिक्विड है, कुछ भी है, वो उनका जो सीक्रेशन है वो किसी पाइप के द्वारा नहीं होगा, वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू जो इफेक्टिव ऑर्गन है, कार्यकारी अंग है, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँगे। बट यहाँ एक अगर हम मिक्स ग्लैंड की बात करें, मतलब जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है और आपका एक्सोक्राइन पार्ट भी है, मतलब दोनों हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो उसको हम बोलेंगे, वो आपकी बॉडी में एक पैनक्रियाज है, उसके हम देखेंगे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, वो किसके डाइजेशन में, किसके पाचन में हेल्प करता है, काम करता है, हम उसको भी देखेंगे। और हमारा फिर उसके बाद बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट अम्ल एचसीएल, एसिड है, एचसीएल है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ से रिलीज़ होता है? ये आपकी आमाशय स्टमक में रिलीज़ होता है। क्या काम करता है? ये आपके जो इनफेक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे फिर वो पेप्सिनोजन हो, टिप्स और पेप्सिनोजन, जन मतलब जहाँ भी अगर जन लगा है इसका मतलब है वो एंजाइम क्या है? इनफेक्टिव है। और कोई भी इनफेक्टिव एंजाइम आपका काम नहीं करेगा, इनएक्टिव कह सकते हैं उसको, इनफेक्टिव नहीं, इनएक्टिव कह सकते हैं। और इसको एक्टिव में बदलने के लिए हमें एचसीएल की ज़रूरत होती है और एचसीएल उसको एक्टिव करने का काम करता है। अनटेनिललेस अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो फिर वो आपकी किसके? प्रोटीन पाचन का काम नहीं कर पाएगा। तो एचसीएल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी हम देखेंगे। कौन सी कोशिकाएं कौन सी सेल से रिलीज होता है, किसकी? आमाशय की वॉल से, वो भी देखेंगे। डाइजेशन, यहाँ यहाँ दो दो या तीन, हाँ तीन जो वर्ड्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, एक बोलस, एक काइम और एक काइल। क्या होता है बोलस? आपके जो क्या है? ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में मैंने आपको बताया था वहाँ टीथ का प्रेजेंस है और सलाइवा का प्रेजेंट है। तो वहाँ जो भोजन है आपकी ओरल कैविटी में, जब वो टीथ का इन्वॉल्वमेंट यानी कि दांत और लार यानी कि जीभ का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जो भोजन बनता है चबाने के बाद, लुब्रिकेट होने के बाद, उसको हम बोलस बोलते हैं। ठीक है? कहाँ पर? ओरल कैविटी में प्रेजेंस है। ठीक है? और ओरल कैविटी वो अभी आपका फेरिंक्स में भी जाएगा, ओसोफेगस में भी जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कोई अभी डाइजेशन हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और फिर कायम, कायम जो आपका कहाँ पर है? कायम आपका जो फूड प्रेजेंट है कहाँ पर? स्टमक में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कायम बोलेंगे। ठीक है? बुलस अब यहाँ कहाँ आ गया है? कायम में आ गया है। उसमें हमने देखा किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें हमने देखा
उसमें एसिडिक गैस किसका, HCl का इन्वॉल्वमेंट। अभी मैंने तुम्हें बताया HCl कहाँ से निकलता है, HCl की बॉल से निकलता है। कौन सी बॉल्स, कौन सी सेल्स उसको फॉर्म करती हैं, वो सब देखेंगे, कौन निर्माण करती हैं। बट ये इंपॉर्टेंट रखें, जब HCl का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस बोलस में, जो बोलस कहाँ था, आपकी ओरल कैविटी, मुख गुहा में था, किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, HCl का। कहाँ पर, स्टोमक में। तो क्या कहलाएगा वो, कायम कहलाएगा। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट जो आपके हमने बताए थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब जो जटिल जटिल कार्बनिक तत्व थे, उनको हमने किस में तोड़ना है, सिंपल में। तो कैसे, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, जटिल पदार्थ है, उसको हमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, अगर हम बात करें हमारी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में हाँ, हमारी जो सलाइवा है, हमारी जो लार है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जिसको आप जनरली किस नाम से जानते हैं, उसको आप जनरली टाइलिन के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया था, कोई भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला एंजाइम जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमाइलेज। और जहां जो प्रेजेंस है, जिस लोकेशन पर वो एंजाइम प्रेजेंट है, उसका नाम भी आगे लगा देंगे। कैसे, देखते हैं। अब सलाइवा में प्रेजेंट है तो सलाइवरी एमाइलेज, अल्फा भी सलाइवरी अल्फा एमाइलेज उसका नाम हो गया। किसका डाइजेशन करेगा, स्टार्च का करेगा। किस में बदलेगा, आपकी डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, किसमें, माल्टोज में। मतलब स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी सिंपल जो हमारी फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल समझे, उसको हम माल्टोज बोलते हैं। और सबसे सिंपल जो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की, तो वो आपकी ग्लूकोज होती है। ठीक है, यहाँ हमारे जो ओरल कैविटी थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया है, माल्टोज में बदल गया है। इसके बाद स्टमक में अगर हम बात करें, या स्टमक यानी कि आमाशय में अगर हम बात करें, तो किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यस, स्टार्च का क्या होगा, डाइजेशन होगा। एक एंजाइम रोल प्ले करेगा, कौन सा एंजाइम, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। और माल्टोज जो यहाँ कन्वर्ट हुई है किसके द्वारा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा। और जो हमारी ओरल कैविटी में कन्वर्ट हुई थी, वो स्टार्च किसके द्वारा, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज के द्वारा, जिसको हम टाइलिन भी कहते थे, तो कहते हैं। और माल्टोज जो उसको कन्वर्ट करेंगे टू मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, कौन, माल्टेज एंजाइम। और लैक्टोज जो हमारी जो मिल्क में पाए जाने वाले जो शुगर है, उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। कौन सा एंजाइम लगेगा, लैक्टेज सुक्रेज एंजाइम लगेगा, सुक्रोज को, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है किसका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की। अगर हम बात करें तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ओरल कैविटी, हमारी जो मुख गुहा है, हमारी जो ओरल कैविटी है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कोई भाई एंजाइम का प्रेजेंस नहीं होगा, तोड़ने वाला कोई नहीं है, तो कैसे ही टूट जाएगा। अगर हम बात करें स्टोमक में, यस, स्टोमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होता है। हमने देखा था एचसीएल का सिक्रेशन होता है किस, स्टोमक से, आमाशय से। और हमारा जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, जिन लगा है, GEN लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, HCl की। और HCl लगाने पर किसमें, पेप्सिनोजन में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में। पेप्सिन कैसा है, एक्टिव फॉर्म है किसका, पेप्सिनोजन का, क्या है, एंजाइम है। किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को, किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएजेस में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखने को मिलता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, क्या लगा है, GEN लगा है, यस। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ट्रिप्सिन में, क्योंकि एक्टिव फॉर्म चाहिए, तभी डाइजेशन होगा। डाइजेशन का मतलब टूटेगा, सिंपल फॉर्म में टूटेगा, पाचन होगा। तो एक एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम है एंडोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। और कन्वर्ट करेगा किसको, किसको इसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो देखने की कोशिश करेंगे, पेप्टाइड्स, प्रोटीएजेस। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, फिर डाइपेप्टाइड्स बनेंगे। फिर लास्ट में फाइनली हमें जो प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो कौन से होंगे, वो आपके होंगे अमाइनो एसिड्स। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक चेन है या मोतियों की माला है, तो उसमें से एक मोती आपका जो है वो क्या हो जाएगा, वो अमाइनो एसिड है। और वो पूरी जो माला है या चेन है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं प्रोटीन। डन। इसके बाद हम बात करेंगे आगे किसकी पाचन की, फैट के पाचन की। फैट यानी कि वसा के पाचन की। वसा का पाचन कहाँ से, ओरल कैविटी से जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन तक, और देखेंगे कि किस अंग में किस किस चीज का पाचन हो रहा है, कौन करवा रहा है,
वो सब चीजें देखने की कोशिश करेंगे। फैट डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा में कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं है। स्टमक में अगर हम बात करें तो एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज क्यों कह रहे हैं आप भी बताएंगे, इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि कहाँ से मैंने बताया था, लोकेशन के हिसाब से उसका नाम डिसाइड कर देंगे। तो लाइपेज तो एक कॉमन टर्म है, जनरल टर्म है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन आपका क्या है, लोकेशन आपका है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जो टर्म है वो रिलेटेड बायोलॉजिकल टर्म है किसका, स्टमक का। स्टमक को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, गेस्ट्रा बोलते हैं। आपने गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी डॉक्टर को सुने होंगे जो जीआई ट्रैक के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो स्मॉल अमाउंट में क्या करेगा, फैट का डाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको किसमें, फैट को किसमें, फैट ड्रॉपलेट्स में। बाइल, बाइल कहाँ से निकला है, लीवर से आया है। कहाँ स्टोर था, कहाँ स्टोर था बाइल, बाइल कहाँ स्टोर था आपका, गॉल ब्लैडर में था। मैंने अभी पिछली बार भी आपको बताया है। तो बात करेंगे फैट की, तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलेंगे, पहले पहले हमें मिलेंगे डाइग्लिसराइड, फिर फाइनली मोनोग्लिसराइड, और लास्ट में सबसे लास्ट में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड का हमें ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी या मुख गुहा है, कोई डाइजेशन नहीं। स्टमक की बात करें कोई डाइजेशन नहीं। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा न्यूक्लिक एसिड्स। क्या लगेंगे, किस किस में कन्वर्ट होगा, पहले पहले कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोटाइड्स में, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में, और फाइनली हमें क्या मिलेंगे, शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, एंड प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वेरियस एग्जाम्स में, पिछली कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो एंड प्रोडक्ट हमें क्या देखने मिलने वाले हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कौन सी शुगर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट सिंपल मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन मैंने आपको बताया था, अगर प्रोटीन एक पूरी मोतियों की माला है तो उसका जो एक मोती है वो क्या है, वो आपका अमाइनो एसिड्स है। फैट का अगर हम बात करें सिंपल फॉर्म फैट का क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम बात करें डाइजेस्टिव एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, किसी प्रकार का पाचन देखने को नहीं मिलता है। यस, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और सॉल्ट्स का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एजेशन की प्रोसेस। एजेशन क्या होता है, एजेशन का मतलब जो है डाइजेशन के बाद, डाइजेशन जो हो गया मतलब सिंपल फॉर्म में टूटने के बाद जो भी हमारा जो वेस्ट बचा है, जो वेस्ट बचा है उसको शरीर से एक्सेल आउट करने की जो प्रोसेस है, बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, उसको हम एजेशन के नाम से जानते हैं। तो एक हमने देखा ओवरव्यू किसका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन कौन सी लोकेशन पर हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम है, ये एक ओवरव्यू है पहले चैप्टर का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और समझ आएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज सजेशन अगर आपका कोई है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।